2 दिन पहले खबर आई थी कि हिंदुस्तान इजराइल को हथियार भेज रहा है, अडानी की कंपनी में बने हुए ड्रोन भेज रहा है। और आज एक खबर आई है जो भले छोटी सी खबर हो, लेकिन यह बताती है कि अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनका जमीर जिंदा है, जो हक के साथ खड़े होते हैं। यह खबर एक ट्रेड यूनियन से आई है, जो वाटर ट्रांसपोर्ट की ट्रेड यूनियन है, जिसमें 3500 से ज्यादा कर्मचारी हैं। इस ट्रेड यूनियन ने कहा है कि भारत से पानी के रास्ते जो हथियार इजराइल को भेजे जाते हैं, हम उसमें किसी तरह की मदद नहीं करेंगे। हम वो न चढ़ाएंगे, न जिस जहाज में ये सारे हथियार होंगे उनको लेके जाएंगे। हम इजराइल को हथियार भेजने में हिंदुस्तानी सरकार की मदद नहीं करेंगे, ये कहा है हमारी ट्रेड यूनियन ने। मैं ऐसी ट्रेड यूनियन को, हक के साथ खड़ी ट्रेड यूनियन को सलाम पेश करता हूं और हाजिर हूं आपके बीच में ढेर सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके। जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हमारा पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे एक बार फिर से हाजिर हूं टीसीएच पर इजराइल फलस्तीन की सारी अपडेट्स लेकर। आपसे एक सवाल है मेरा, अगर आपको इन अपडेट्स में मजा आ रहा है, मजाक तो क्या आएगा, अगर लगता है कि ये अपडेट्स देना जरूरी है तो मुझे कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप किस तरह की अपडेट्स और चाहते हैं, किस तरह, क्या जानकारियां आप मिडिल ईस्ट के बाबत मुझसे चाहते हैं, इस जंग में किस तरह की अपडेट्स आप ये चाहते हैं, ये जानना मेरे लिए जरूरी है। और दूसरी चीज, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो किन जगहों से सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट में बताते हैं, अगर आप बताएंगे तो मेरे लिए इसको फ्रेम कर पाना और बेहतर होगा और ज्यादा आपके लिए वीडियोस रोचक बन पाएंगे। खैर, आज जो सबसे बड़ी खबर है वो रशिया से आई हुई खबर है। रशिया, आप जानते हैं कि लगातार मिडिल ईस्ट में अपना इंटरेस्ट बढ़ाता जा रहा है। सीरिया में वो पहले से है और अब उसने फलस्तीन के जितने भी फैक्शंस हैं उन सारे फैक्शंस को मॉस्को में बुलाया है 26 फरवरी को मीटिंग के लिए। आप जानते हैं वेस्ट बैंक में पीएलओ बहुत ज्यादा सक्रिय है और पीएलओ की लीडरशिप है वहां पे, अब्बास साहब वहां राष्ट्रपति हैं। गजा में हमास का अपना लीडरशिप है, इसके अलावा फतेह है वहां पे और इस्लामिक जिहाद है। ये 4 ग्रुप हैं जो अपने आप को फलस्तीनियों का रिप्रेजेंटेटिव कहने की बात करते हैं। इन चारों में भी आपस में लड़ाइयां चलती रहती हैं। इसके पहले कल हमास का बयान आया था कि हम इन सब के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं और उसके बाद यह खबर आई है कि मॉस्को ने इन चारों को बुलाया है। अब इसके पीछे क्या है, यह थोड़ा सोचने और समझने वाली बात है। रफा, अल नासेर, इन सारी जगहों पर इजराइल अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है। यह अलग बात है कि जितनी खबरें आती हैं उससे ऐसा लगता है कि एक तरफा लड़ाई चल रही है और यह भी हकीकत है कि फलस्तीन के लोग बेहद परेशान हैं। काफी लोग मारे गए हैं, अस्पताल तोड़ दिए गए हैं, खाने का संकट है। कल मेरे पास एक मेल आया जिसमें एक साहब ने मुझसे कहा कि ये सारी चीजें मैं बताऊं, मैं बार बार बताता ही रहता हूं, तमाम सारी तस्वीरें आपको दिखाता रहता हूं कि किस तरह से वहां पर खाने पीने की चीजें नहीं पहुंच रही हैं, किस तरह से वहां पर अकाल जैसी स्थिति बन रही है जहां लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, कई बच्चों के भूख से मरने की खबरें आई हैं। तो फलस्तीनी परेशान बहुत हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन इजराइल के लिए भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। मैं बताऊं कि 7 अक्टूबर के बाद पहली बार यह स्थिति है कि सदर्न पार्ट में, मतलब गजा का जो बॉर्डर पड़ता है, वहां पर इजराइल ने अपनी सड़कें बाकायदा बंद की हैं और वहां पर सायरन बज रहे हैं। नॉर्थ में पहले से सायरन लगातार बज रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ जंग चल रही है, लिमिटेड जंग चल रही है। और पहली बार सदर्न पार्ट में यानी गाजा के बॉर्डर पर सायरन सुनाई दिए हैं और सड़कें बंद की गई हैं। इसका मतलब यह है कि खतरा यह बना हुआ है कि हमास वहां हमले कर सकता है और हमास हमले कर रहा है। इजराइल अपने जो मारे गए सैनिक हैं उनकी संख्या हमेशा कम करके बताता है, तो भी 754 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की बात है। अभी कल ही उसने एक सैनिक का फोटो जाहिर करके बताया कि यह हमारा सैनिक गजा में मारा गया है। इसके अलावा भी कल खबर आई जेनिन में लड़ाई चल रही है, जेनिन में बहुत तीखी लड़ाई चल रही है और वहां पर इजराइल के कई सारे टैंक उड़ा दिए गए हैं। ये सारी खबरें अक्सर जो इंटरनेशनल गोदी मीडिया है वो दबा देता है और ऐसे दिखाता है जैसे इजराइल एक तरफा जंग जीतता चला जा रहा है। अगर ऐसा होता तो 4 महीना नहीं लगता। नुकसान काफी हुआ है, नुकसान हमास का भी हुआ है, हमास के भी काफी सारे लोग मारे गए हैं, लेकिन जंग जारी है और इस जंग के बीच में बेंजामिन नेतन्याहू का लगातार विरोध भी जारी है। यही वजह है कि धार्मिक
तरीके से वो लोगों को भड़काकर और किसी भी तरह से लोगों को राष्ट्रवाद, आप जानते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर हमारे यहां भी बहुत तमाशा होता है, किसी भी तरह से लोगों को भड़काकर वो एक रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो बुरी तरह से अनपॉपुलर हो चुका है और इजराइल में उसको हटाने की मांग हो रही है। अब आप सोचिए कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। रमजान आने वाला है, मार्च के दूसरे हफ्ते के किसी तारीख को रमजान का महीना शुरू होगा। रमजान आप जानते हैं मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र महीना होता है, जिसमें वो रोजे रखते हैं। अल-अक्सा मस्जिद जो ऐतिहासिक मस्जिद है, उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहले भी लोगों को रोका जा रहा था। मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर मस्जिदों को तोड़ दिया गया है और जो मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में भी नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, लोग सड़कों पर नमाज पढ़ रहे हैं। अब बेन ग्वेर जो पहले भी एक से एक भयानक और गंदे बयान दे चुका है, जिसकी अमेरिका तक में लानत मलामत हुई है, बेन ग्वेर ने कल वहां की संसद में यह प्रस्ताव रखा कि अल अक्सा मस्जिद में रमजान के दौरान नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों की संख्या को लिमिट कर दिया जाए, यानी यह तय कर दिया जाए कि इतने ही लोग वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं। और इजराइल की संसद ने इसको पास कर दिया। यह अलग बात है कि इजराइल का मीडिया ही इसकी लानत मलामत कर रहा है। हारिस में बाकायदा एक एनालिसिस छपी है जो बताती है कि इस तरह की कार्रवाई करना दरअसल वहां पर हिंसा को बढ़ावा देना होगा, इससे आगे के लिए भी स्थितियां खराब होंगी। लेकिन आगे की चिंता बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं है, वो किसी भी तरह से अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहता है। उसको यह भी पता है कि आज नहीं कल ट्रूस होना है, आज नहीं कल समझौता होना है। इजरायली मीडिया ही यह रिपोर्ट कर रहा है कि रमजान के पहले समझौता हो जाने की पूरी उम्मीद है, लेकिन उसके पहले वो गजा में जितनी तबाही ढा सकता है उतनी तबाही ढाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका लगातार बात कर रहा है कि पीस हो, वहां पर अब युद्ध विराम हो जाना चाहिए, लेकिन अमेरिका का दोमुहापन जो है, मतलब अरब मुल्कों का दोमुहापन और अमेरिका का दोमुहापन इतिहास में नोट होगा कि इतना ज्यादा डबल मीनिंग वाले लोग, इतने ज्यादा गैरत से खाली लोग जिनके पास बिल्कुल गैरत नहीं है, शायद दुनिया में इसके पहले इस तरह के मुल्क नहीं थे। आप सोचिए, अमेरिका एक तरफ कह रहा है कि हम सीज फायर के लिए कोशिश कर रहे हैं और कोशिशें हो भी रही हैं। आप जानते हैं कैरो में बातचीत हो रही है, पेरिस में बात हुई थी और भी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब अल्जीरिया यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में यह प्रस्ताव लेकर गया है कि इमीडिएट सीज फायर हो, तो अमेरिका कह रहा है हम फिर से वीटो लगाएंगे, और कह रहा है कि हम वीटो इसलिए लगाएंगे कि इससे जो सीज फायर का प्रोसेस चल रहा है उसमें दिक्कत आएगी। क्यों भाई? गजा तबाह होता रहे, इजराइल और हमास की जंग होती रहे, तभी सीज फायर हो सकता है, तभी बातचीत हो सकती है। उस जंग को रोक के बातचीत नहीं हो सकती है। सीधी बात है, इसको जब आप जोड़ के देखते हैं कि अपनी सारी जबानी जमा खर्च के बावजूद अमेरिका पूरी तरह से इजराइल की मदद कर रहा है, अब भी हथियार भेज रहा है, पैसों के लिए, मदद के लिए उसके सदन में प्रस्ताव पास हुआ है और उसके बाद हथियार भेजे जाने की बात आई है कि आगे भी वो हथियार भेज रहा है। तो एक तरफ आप इजराइल को हथियार भेज रहे हो, एक तरफ गजा की तबाही के लिए इजराइल को आप पैसे दे रहे हो, और दूसरी तरफ कह रहे हो सीज फायर की हम कोशिश कर रहे हैं। तीसरी तरफ जब अल्जीरिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पीस की बात लेकर आ रहा है, सीज फायर की बात लेकर आ रहा है, तो आप कह रहे हो कि हम इसको वीटो करेंगे। अब इसको दोमुहापन, दोगलापन ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? और लगभग यही हाल है अरब के जो बड़े मुल्क हैं उनका। सऊदी अरबिया लगातार कह रहा है सीज फायर होना चाहिए और उधर से अपना एयर स्पेस यूज करने दे रहा है ताकि यमन के ऊपर बमबारी हो सके। यही हालत यूएई की है, वो भी बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी है अभी। अब वो लगातार ये कह रहा है कि सीज फायर होना चाहिए, बयानात आ रहे हैं, लेकिन वो भी अपना रास्ता दे रहा है। जब रेड सी में ब्लॉकेज लगाया हुआ है हूथी ने, तो वो जमीनी रास्ता दे रहा है ताकि सामान इजराइल पहुंच सके। सीसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बहुत सारी बातें कर रहा है। यह हुआ कि शायद जो उसका इजराइल के साथ समझौता है शांति का, वो टूट जाए, वो जंग करे वगैरह वगैरह। लेकिन वही खबर आ रही है कि अपना जो बिजनेस का रिश्ता है वो बनाया हुआ है, खाने पीने के सामान इजराइल में वहां से पहुंच रहे हैं। यही हालत एर्दोगन की है, स्टेज पर एक से एक बातें कर रहा है, लेकिन इजराइल को आराम से तेल सप्लाई कर रहा है, उससे अपने बिजनेस रिलेशन बनाए हुए हैं। यानी ये जो दोमुहापन है जनता के दबाव में, या जनता, चूंकि अरब जनता जो है वो फलस्तीनी जनता के साथ खड़ी हो रही है, तो ये आगे आके जितनी भी बात कर ले मंच पे, चाहे वो कतर हो, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे
टर्की हो चाहे इजिप्ट हो, ये लोग सामने आके जितनी भी बात कर लें, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे फलस्तीन में जंग रोकी जा सके, या फिर कम से कम फलस्तीनियों को जो जरूरत है वो मदद पहुंचाया जा सके, इजराइल को रोका जा सके। इसके लिए ये कुछ नहीं कर रहे हैं, खामोश बैठे हुए हैं। एक बड़ा खराब सा कार्टून था, मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा दिखाना चाहिए कि इतने बड़े बड़े अरब मुल्क, इतना पैसा, सारा कुछ, लेकिन सच यही है कि बीबी नेतन्याहू के सामने ऐसे ही ये सजदा कर रहे हैं, ऐसे ही झुके हुए हैं अमेरिका के दबाव में, और इसका सारा जो परिणाम है, इसका सारा जो नतीजा है, वो झेलना पड़ रहा है फलस्तीन के लोगों का। इन अरब देशों से तो बहुत बेहतर वो साउथ अफ्रीका जैसा देश है, जो फलस्तीन में इजराइल का जो कब्जा है वो गैर कानूनी है, ये दावा लेकर पहुंचा हुआ है फिर से आईसीजे में। जो पहले भी फलस्तीन का मामला लेकर पहुंचा हुआ था आईसीजे में, जो काम अरब मुल्कों को करना था वो तो साउथ अफ्रीका कह रहा है। मैं तो कहूंगा इन सबसे बहुत बेहतर ब्राजील है, जहां का राष्ट्रपति लूला एकदम सामने आकर कह रहा है कि गजा में जो कुछ हो रहा है उसकी तुलना हिटलर द्वारा किए गए होलोकास्ट से की जानी चाहिए, वो हिटलर के होलोकास्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। ये हिम्मत है कम से कम। उसके बाद नेतन्याहू बहुत भड़बड़ाया हुआ, बहुत सारी बातें की उसने, लेकिन हकीकत तो यही है कि जिस होलोकास्ट का नाम ले लेकर दुनिया को पिछले 70 सालों से रैंसम पर रखा है, इन्होंने अपनी सारी हरकतें नजरअंदाज करवाई हैं, उससे बड़ा होलोकास्ट तो ये खुद कर रहे हैं गजा के साथ, और दुनिया के तमाम शरीफ मुल्क खामोश हैं और अरब मुल्क खामोश हैं। ये ज्यादा दर्द की बात है। अब हालत यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने बाकायदा सदन में प्रस्ताव पास कराया कि हम जो यूनिलैटरल मान्यता है फिलिस्तीन को, उसके मुखालिफ हैं। तो तुरंत जो अमेरिका के राजदूत हैं इजराइल में, उन्होंने भी कह दिया कि हमारा कोई इरादा यूनिलैटरल आजादी देने का नहीं है, फलस्तीन को मान्यता देने का नहीं है। जो भी होगा वो इजराइल की सहमति से होगा, यानी फलस्तीन को आजादी देने की बात तो करोगे, लेकिन उसके लिए इजराइल की सहमति लोगे। ये दो मुहापन है। दरअसल अमेरिका चाहता था कैसे भी सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच में रिश्ते नॉर्मल हो जाएं। अब सऊदी अरबिया की दिक्कत यह है कि अगर वो ऐसे माहौल में इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल कर लेता है तो वहां के लोगों में जबरदस्त गुस्सा भरेगा, इसलिए उसने शर्त रख दी कि फलस्तीन को आजाद किया जाए, उसके बाद ही हम कोई रिश्ता इजराइल से रख सकते हैं। तो अमेरिका ने बात करनी शुरू कर दी फलस्तीन की आजादी की, लेकिन उसमें शर्त जोड़ दी कि यह डीमिलिटराइज होगा, इसके पास कोई सेना नहीं होगी। अब ऐसी आजादी किस काम की कि आपके सारे बॉर्डर पर इजराइल की सेना होगी, आपकी अपनी सेना नहीं हो सकती। और जब एक बार शोरोगुल खत्म हो जाएगा तो फिर इजराइल की सेना वही करेगी जो 70 सालों से करती आ रही है। यह बात फलस्तीनी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हमास यह शर्त मानने को तैयार नहीं। अब ऐसे में जब रशिया ने बुलाया है, हमास को भी बुलाया है, पीएलओ को भी बुलाया है, फतह को भी बुलाया है, इस्लामिक जिहाद को भी, यानी फलस्तीन में जितने तरह के आंदोलन चल रहे हैं, जितने तरह की लीडरशिप है, सबको बुलाया है। तो इसका मतलब क्या है? रशिया आप जानते हैं कि अचानक मिडिल ईस्ट में नहीं, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत की तरह उभरा है। रशिया और यूक्रेन की जब जंग शुरू हुई तो यूक्रेन को पूरा यूरोप, पूरा नाटो, अमेरिका सारे सपोर्ट कर रहे थे, पैसा भी दे रहे हैं, हथियार भी दे रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं। लेकिन इन सारे मुल्कों की मदद के बावजूद लगातार रूस यूक्रेन पे भारी साबित हुआ है, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट शहर जीत लिए हैं और साफ दिखाई दे रहा है कि यूक्रेन एक हारी हुई जंग लड़ रहा है। और अब तो अमेरिका और यूरोप के मुल्कों ने पैसे वैसे देने भी काफी कम कर दिए। इससे यह साबित हुआ कि रशिया अकेले यूरोप और अमेरिका और इन सारे मुल्कों का प्रेशर सह सकता है। और रशिया ने काफी सारे आधुनिक हथियार वगैरह बनाए हैं। मैंने आपको बताया था कि अब वो स्पेस में न्यूक्लियर पावर अपना डिप्लॉय करने की बात कर रहा है। रशिया के इधर रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं चीन से, रशिया, चीन और ईरान तीनों के रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं। अब मैं ये बात बाद में कभी कर लूंगा कि रशिया में जिस तरह की तानाशाही भी दिखाई दे रही है, जैसे विपक्ष के नेता जिस तरह से जेल में मर गए, उनको लगातार जेल में रखा गया, रशिया में कोई विपक्ष नहीं है। चाइना में अपने तरह की तानाशाही है, वो सब बात अलग से की जा सकती है। लेकिन फिलहाल एक पावर ट्रायंगल बनता दिख रहा है ईरान, चाइना और रशिया के बीच में। और ईरान आप जानते हैं, ईरान पूरी खाड़ी के अंदर इकलौता मुल्क है जो अमेरिका के जो पूरा का पूरा ऑक्युपेशन है अमेरिका का या इजरायली ऑक्युपेशन है उसके मुखालिफ है।
ईरान इजराइल को किसी भी तरह की मान्यता नहीं देता। वो कहता है देयर इज नो इजराइल, इजराइल एक गैर कानूनी देश है। और यही वजह है कि चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हूथी हो, चाहे हमास हो, चाहे इराक की मिलिशिया हो, इन सब का रिश्ता ईरान के साथ है, जिसको वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। अब ईरान और रशिया के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं, रशिया चाइना के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ये ट्रायंगल बना हुआ है। और अब रशिया ऐसे में बुला रहा है फलस्तीन के सारे लीडर्स को अपने यहां। यानी बहुत साफ है कि रशिया फलस्तीनी जो समस्या है उसमें ना केवल इंटरेस्ट ले रहा है, बल्कि फलस्तीन के सारे ग्रुप्स की यूनिटी कराकर वहां के मुतल्लिक इंटरनेशनल फोरम्स पे कोई बड़ा हस्तक्षेप करने की तैयारी कर रहा है। हो सकता है कि ना केवल वो फलस्तीन को यूनिलैटरल मान्यता दे, बल्कि अभियान चलाए कि दुनिया के तमाम मुल्कों में फलस्तीन को यूनिलैटरल मान्यता दी जाए और इंटरनेशनल फोरम पे अमेरिका और यूरोप का मुकाबला करे। यह बिल्कुल बड़ी संभावना है। दूसरी बात यह हो सकती है कि जैसे सीरिया में उसने हथियार और पैसे और बाकी सारे दिए हैं, वैसे ही वो फलस्तीन के लड़ाकों की भी मदद करना शुरू कर दे। अगर ऐसा होता है तो आप यकीन जानिए इजराइल के लिए ये एक बहुत बुरी खबर होगी, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले तक इजराइल रशिया के बहुत करीब हुआ करता था। तो रशिया का यह इंटरेस्ट लेना, रशिया का वहां पर जाना, और आप जानते हैं कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया भी है और चाइना भी है। आज अगर सीज फायर के प्रपोजल को अमेरिका वीटो लगा रहा है, तो कल अमेरिका कोई ऐसा प्रपोजल लेके आया तो रशिया और चाइना भी वीटो लगा सकते हैं, पास नहीं होने दे सकते हैं। तो इंटरनेशनल फोरम पे ये जो सारी शहादत दी है फलस्तीनियों ने, सारा दर्द झेला है, उसका फायदा ये हुआ है, फायदा तो मैं क्या कहूं, उसका नतीजा ये हुआ है कि सारी दुनिया में एक तो पहली बात ये गई है कि इजराइल लगातार फलस्तीनियों का दमन कर रहा है। यह 7 अक्टूबर को शुरू नहीं हुआ, यह 70 सालों से चल रहा है। दूसरी बात, आजाद फलस्तीन मुल्क की बात होनी शुरू कर दी है, चाहे बर्तानिया हो, चाहे अमेरिका हो। इन्होंने भी आगे पीछे करके कम से कम यह कहना शुरू कर दिया है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, फलस्तीन को आजाद होना चाहिए। तीसरी बात, ये जो एक्सिस रशिया, चाइना और ईरान का, यह बेहद मजबूत है, और अगर यह एक्टिवली इंटरेस्ट लेता है फलस्तीन के पूरे मामले पर, तो बहुत दिनों तक फलस्तीन की आजादी को टाला नहीं जा सके। मैं मजबूती की बात में आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे दूं। हूथी के बारे में मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, यमन का छोटा सा एक देश और उस देश के बेहद गरीब गुरबा लोगों के बीच बना यह संगठन। आज कंडीशन यह है कि 2 खबरें आई हैं। पहली खबर आई है इंग्लैंड से, जिसमें इंग्लैंड के यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हमारी जहाज पे हमला हुआ है और हमको ऑपरेशन कैंसिल करना पड़ रहा है। यानी लगातार वो हमले बनाए हुए हैं। दूसरी खबर जो उससे भी इंपॉर्टेंट है वो आई है यूएस से। यूएस ये कह रहा है कि अब हूथी हमारे ऊपर जिस हथियार का उपयोग कर रहा है उसका नाम है अनमैन्ड सरफेस वेसल, और वो ये कह रहा है कि ये हमले ऐसे हैं जिनका अंदाज लगाना और जिनका मुकाबला करना बेहद मुश्किल है, और यह बेहद खतरनाक हो सकता है यूएस की जहाजों के लिए। इसका मतलब क्या है कि भले वो गरीब देश हैं, लेकिन ईरान, रशिया और चाइना की जो मदद है उससे बहुत आधुनिक हथियार उनको मिले हैं। आप जानते हैं ईरान या तो परमाणु हथियार बना चुका है या उसके बहुत करीब है। ईरान ने लगातार नई नई मिसाइलें डेवलप की हैं। एक वीडियो जारी करके उसने बताया कि हम इजराइल के ऊपर सीधा हमला कर सकते। हालांकि ईरान सीधी लड़ाइयों में अक्सर नहीं उतरता है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ईरान और इजराइल के बीच में कोई लड़ाई होगी। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भी जो लड़ाई चल रही है वो लिमिटेड लड़ाई है, और फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि वो किसी बड़ी लड़ाई में तब्दील होगी। दोनों नहीं चाहते हैं और दोनों काफी मजबूत है, लेकिन इतना तो है ही कि इजराइल का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वो लगातार परेशान है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपने हमले जारी रखे हैं। और ईरान की वजह से ही यह पॉसिबल हुआ है कि इजराइल न केवल हमास से लड़ रहा है, बल्कि उसको हूथी और हिजबुल्लाह दोनों का मुकाबला करना पड़ा है। और अमेरिका को इन सारी ताकतों की वजह से इराक से छोड़कर जाने का अंदेशा है कि वो इराक से छोड़कर चला जाएगा, और बाकी जगहों पर भी जो ठिकाने हैं उन पर लगातार हमला हो रहा है। यानी ये जंग उतनी सीधी नहीं है जितनी सीधी दिखाई दे रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि रमजान तक कोई सीज फायर हो जाएगा, उसके पहले नेतन्याहू जितनी शैतानी कर सकता है कर रहा है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में उसको भी भारी नुकसान होगा। और इजराइल की इकानमी जिस तरह से तबाह हो रही है, जिस तरह से उसकी रेटिंग्स गिर रही हैं, बहुत मुमकिन है कि इस जंग के बाद इजराइल की ताकत वैसी न रह जाए जैसी हुआ करती थी। हालांकि इजराइल एक एविल मुल्क है, उसने 70 सालों में सिर्फ हथियार और टेक्नोलॉजी इकट्ठा की है,
इसलिए उसको कमजोर आंकना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। कमजोर वो तभी होगा जब अमेरिका और यूरोप उससे अपना हाथ हटा लें, जिसकी फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। तो ये है वो हालात जिनमें वहां की जंग पहुंची हुई है। देखना यह है कि आगे क्या होता है, यह लड़ाई कहां तक जाती है। सीज फायर रमजान के पहले हो पाता है कि नहीं? अगर नहीं हो पाता है तो रमजान में मैं आपको बताऊं, गैंज नाम का जो उनका एक लीडर है, जो राइटिस्ट लीडर है, उसने कहा है कि अगर हमारे अगवा किए हुए लोग नहीं लौटाए जाएंगे तो हम रमजान में भी हमला जारी रखेंगे। ऐसे में क्या होता है, पूरी दुनिया में किस तरह का रिएक्शन होता है, अरब मुल्कों की जनता किस तरह से रिएक्ट करती है, यह सब देखने वाला होगा। जब जैसा होगा मैं आपके बीच आता रहूंगा, बताता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं लगातार अपील करता हूं, ज्वाइन कर लीजिए हमारा चैनल। ज्वाइन का ऑप्शन है, आप 3 रुपए रोज से भी कम की राशि में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर थैंक्स आप दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपके पास है। आप जिस मुल्क में हैं उस मुल्क की करेंसी में हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह सब मुझे बार बार इसलिए कहना पड़ता है, जिस तरह से लगातार मेरे वीडियो सरप्रेस किए जा रहे हैं, ब्लॉक किए जा रहे हैं, उसमें आपकी यह मदद ही होगी जो हमारी टीम को और हमको लगातार काम करने की ताकत देगी, और ताकत देगी कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच कहने की।